नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। जाहिर है, चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हर तरह की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह पूर्वांचल से होकर ही गुजरती है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों को अगर देखा जाए तो प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2007 में बसपा ने सरकार बनाई तो 2012 में सपा ने सत्ता हासिल की और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय के बाद सत्ता हासिल की। यही कारण है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए अपनी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिना रही है, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी एक है। भाजपा और सपा दोनों ही ये जानते हैं कि यह एक्सप्रेसवे 9 जिले से गुजरता है, लेकिन सही मायनों में इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है। इन इलाकों में करीबन 160 से अधिक विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए पूर्वांचल को लेकर राजनीति चरम पर है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन मैं उनका परिचय इससे पहले कराऊं, आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। 4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा। लेकिन विकास के एजेंडे से अलग विपक्षी दल, खासतौर पर समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़ नजर आई। जिस समय पूरा प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने की बाट जो रहा था, उससे कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनकी तत्कालीन सरकार का आइडिया है और इसका उद्घाटन भी सपा सरकार में ही किया गया और इसके लिए बजट भी उसी समय पास कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के दावों की हवा निकालने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सपा के ट्वीट का जवाब ट्वीट से देकर अखिलेश यादव को आईना दिखाया। फिर रही सही कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए कहा कि कौन भूल सकता है कि पिछली सरकार ने यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में बनाकर जनता को तोहफा दिया है। समाजवादी पार्टी में खलबली है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सियासी फायदा
भाजपा को न मिल जाए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से देश को प्रधानमंत्री और प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में एक्सप्रेसवे का फायदा मिलने के पूरे आसार हैं। यूं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरता है, लेकिन इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में दिखता है। इन 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके साफ है कि भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां फायदा मिल सकता है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की जा रही विपक्षी राजनीति के इतर इतना तो तय है कि विकास की राह पर पूर्वांचल अब रफ्तार पकड़ेगा और जो जिले विकास के अछूते रहे हैं वहां निवेश के जरिए उद्योग लगाने का रास्ता आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, यूपी। के साथ मैं उनका परिचय एक बार कराना चाहूंगा। हमारे साथ रहेंगे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे और साथ में रहेंगे समाजवादी प्रवक्ता नासिर सलीम, सपा के प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे साथ रहेंगे उद्योगपति कुंवर शशांक, जो कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे स्टूडियो न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ कलश जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रेम शंकर मिश्र। कांग्रेस की ओर से रहेंगे उमाशंकर पांडे, जो कि खुद वर्चुअली हमसे जुड़ रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अपने पैनलिस्ट को स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आनंद दुबे, आपके साथ में चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि आखिर पूर्वांचल पर ही फोकस क्यों? देखिए हिमांशु जी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वह इलाका है जो दशकों तक विकास से अछूता रहा। उत्तर प्रदेश में इससे पूर्ववर्ती जो भी सरकारें बनी, वो चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या बहुजन समाज पार्टी की, उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ था। और समाजवादी पार्टी का तो पूरा फोकस सिर्फ इटावा और सैफई मैनपुरी तक ही सीमित रह गया था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमने उत्तर प्रदेश को समग्रता के साथ देखने का काम किया है। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से प्रदेश में कार्य करने की कोशिश की। और इसी वजह से हमने यह तय किया कि चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह विकास जो है वो बराबरी में होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि जहां एक तरफ हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया और जनता को समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बेरोजगारी को, बुंदेलखंड की जो क्षेत्रीय समस्या है उसको तोड़ने का काम करेगा, वहां पर कल कारखाने, उद्योग लगाने का काम करेगा, और बुंदेलखंड की जो छवि है या पूर्वांचल की जो छवि है उसको बदलने का काम करेगा। इसी के साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का भी प्लान किया हुआ है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहित हो रही है और आने वाले समय में उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह की चीजें हैं जो हमने पूर्वांचल में बुंदेलखंड में की है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर हो या तमाम तरह की इंडस्ट्रीज जो इस क्षेत्र में इससे पहले नहीं आई, उनको ले जाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी इस चीज को पचा नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर एक अजीब किस्म की छटपटाहट है। हिमांशु जी देखिए, किसी की सफलता को स्वीकार करना प्रेरणा को जन्म देता है और अस्वीकार करना ईर्ष्या को जन्म देता है। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि अखिलेश यादव जी ईर्ष्या से भी एक कदम आगे नफरत के भाव से भरे हुए हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अयोग्य कार्यकाल की वजह से उत्तर प्रदेश को जातिवाद में बांटा, उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ाया, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में लिप्त किया, उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब करने का काम किया। और आलम यह रहा कि जब इन्वेस्टर समिट करने की बात हुई तो उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारी आने को तैयार नहीं हुआ, मजबूरन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाहर जाके इन्वेस्टर समिट करनी पड़ी।
अखिलेश यादव जी की स्थिति यह है कि 4.5 साल तक वो अपने घर में सोए रहे, न कोरोना काल में उनका कोई कार्यकर्ता दिखा, न वो दिखे। जहां से वो सांसद है वहां पे पोस्टर लग गए कि हमारे सांसद कहां है, वहां भी वो नहीं गए। इसके अलावा अखिलेश यादव जी जनता से कोसों दूर रहे। अब जब चुनाव आया है तो वो वोट यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनके पास जनता के सामने जाने के लिए न तो कोई मुद्दा है न ही कोई विचार है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में आकर इस तरह का कार्य कर रही है। दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से नफरत भरी राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इसको भली भांति देख रही है, जो आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलश जी। हालांकि सवाल तो सीधे समाजवादी पार्टी के लिए बनता है, लेकिन उनके प्रवक्ता अभी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सिद्धार्थ कलश जी के साथ। सिद्धार्थ जी, जैसा कि आनंद दुबे जी ने कहा कि अभी तक समाजवादी पार्टी का जो फोकस रहा है वो केवल इटावा और सफाई तक सीमित रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी पे आखिर समाजवादी पार्टी ने आखिर पूर्वांचल को क्यों टारगेट किया, क्यों इतना उस स्थिति में रहे कि उन्होंने इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम कब और क्यों शुरू हुआ, कितनी देर में शुरू हुआ, ये सब जग जाहिर है। देखिए, तकरीबन 165 विधानसभा सीटें पूर्वांचल से आती हैं और पिछले 3 बार से आप देखें कि जिस भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है वो 100 से अधिक सीटें पूर्वांचल से लेके आती है। 2017 में सबसे ज्यादा सीटें अब तक की पूर्वांचल में पाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल को लेकर टारगेट इसलिए भी कर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जो 3-4 हिस्से हैं, उन 3-4 हिस्सों में सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल से हैं जी, और पूर्वांचल के हाथ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जीतने की चाबी है। दूसरा, आप देखें, अगर पिछली बार जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इससे बड़ी जीत आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। 300 से ऊपर सीटें इंदिरा लहर में भी जो है वो किसी को नहीं मिली थी। इस सबके बावजूद पूर्वांचल के 3 जिले ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की इज्जत बचाने का काम किया था। उसमें उन तीनों जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है। वो जिले मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ हैं। इसमें मऊ और गाजीपुर में करीब 50% की लड़ाई, आधे की लड़ाई लड़ी, और आजमगढ़ में अगर कहें तो 80% सीटें जो है वो उस जिले में भारतीय जनता पार्टी को। अब एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुरे से बुरे वक्त में जो समाजवादी पार्टी की जमीन जिन जिलों में बची रह गई थी, वहां पर अगर कोई खतरा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होती है। शायद इसलिए समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करीब आते ही जितने तेज हमले किए हैं, और भी कई, कुशीनगर में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हुए। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे दुबे जी, एक बड़ा इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित हुआ, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुए, 1000 से ज्यादा जो है MOU साइन हुए, ऐसे कई मेगा इवेंट हुए, मेगा प्रोजेक्ट्स आए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही क्यों, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक हुई, तो बिल्कुल सही बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी, एक तो उसे मालूम है कि पूर्वांचल की लड़ाई वही बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में निर्धारित करेगी। दूसरा यह है कि एक्सप्रेसवे जिन जिलों से पूर्वांचल, देखिए एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा वो अवध के या सेंट्रल उत्तर प्रदेश के हिस्सों से गुजरता है। पूर्वांचल के जो बिल्कुल खास पूर्वांचल के कोर के जो जिले हैं वो ये जिले हैं जिनमें एक्सप्रेसवे होके जा रहा है, और इन जिलों के इर्द गिर्द की जो सीटें हैं, ऐसे 45 सीटें हैं, लेकिन इन जिलों की जो को छूता हुआ जो जा रहा है एक्सप्रेसवे, उसके आसपास की जो सीटें हैं, उन सीटों पर कहीं खतरा ना हो और उन सीटों को कैसे वहां पर अपने आप को बचाए रखा जा सके। शायद इस वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आते ही समाजवादी पार्टी के हमले इतने तेज हुए। तो जैसा इन्होंने कहा कि भी जमीन तो अपनी बचाने का एक संघर्ष हर किसी से लाजमी है। यही है कि यानी कि हम बात करें कि अगर पिछले चुनावों में बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो एक तरह से बहुमत या बढ़त मिली या उन्होंने अच्छा परफॉर्म रहा, वो पूर्वांचल का ही क्षेत्र रहा। शायद इसी वजह से उनका ये फोकस है। मैं ये सवाल अब अपने दूसरे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर मिश्र से करूंगा। प्रेम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं।
प्रेम क्या लगता है आपको, ये यही वजह है कि इस वजह से समाजवादी पार्टी ज्यादा जोर लगा रही है पूर्वांचल को लेकर? प्रेम, प्रेम की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमाशंकर पांडे हैं। उमाशंकर, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। उमाशंकर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि खासतौर पर जिस तरह से आपने देखा कि भाजपा और सपा पूर्वांचल को लेकर के भी उमाशंकर से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिलहाल बढ़ते हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट शशांक शेखर के कुंवर शशांक के पास। शायद हमारा संपर्क प्रेम शंकर से हो गया है। प्रेम, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? प्रेम, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या खास वजह है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो एक बढ़त मिली या फिर एक ये स्थान रहा कि हाँ उनकी कुछ सीटें वहां पर वोट बैंक उनका अब बढ़ा, स्थिति वो रही, तो क्या इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी उस पर ज्यादा जोर दे रही है? ठीक है, हम कुछ ही देर में प्रेम शंकर से अपना संपर्क स्थापित करेंगे। इससे पहले कि हम चलते हैं कुंवर शशांक के पास, जो कि उद्योगपति हैं, उनसे ही समझेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद खासतौर पर इस पूरे क्षेत्र में क्या फायदे हुए हैं। फिलहाल वो भी हमारे साथ संपर्क में नहीं है। चलूंगा फिर आनंद दुबे के पास ही। आनंद, खासतौर पर यही समझूंगा, आपने कहा कि सपा का ज्यादातर फोकस इटावा और मैनपुरी और उस तरह के क्षेत्रों में ज्यादा रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो इसी सर्वांगीण विकास है ये चुनाव में आपको फायदा देगा? जी देखिए, बिल्कुल जनता बहुत समझदार है और वो एक एक चीज का अवलोकन कर रही है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही है। उसने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को हमने माफिया और गुंडा राज से मुक्ति दिलाई। आपको याद होगा कि किस तरह से असलहे और तमंचे सड़कों पर लहराए जाते थे, जनता डरी रहती थी और माफिया खुले रहते थे। आज आपने तस्वीर देखी है किस तरह से गुंडे और माफिया हाथ उठाकर थाने में सरेंडर कर रहे हैं और लोग खुशहाल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है। पूर्वांचल में तमाम सड़कों की मरम्मत की है। गोरखपुर से बनारस जो है 4 लेन बन रहा है। इसके अलावा आप अगर वाराणसी में जाइए तो हमने वहां रामनगर से बीएचयू को जोड़ने वाला पुल बनाया, लहरतारा का पुल बनाया। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी है। तमाम तरह से, ये पूर्वांचल की बात है। इसके अलावा बाणसागर परियोजना को पूरा किया जो 46 साल से लटकी हुई। सरयू लिंक परियोजना को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जल्द ही कुछ और सिंचाई परियोजनाओं की अभी कुछ ही दिनों में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम क्षेत्र हैं। आप देखिए, डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अवैध तमंचे बना करते थे, अब हम उत्तर प्रदेश में वो हथियार बनाने जा रहे हैं जिससे देश और समाज की सुरक्षा होगी। समाजवादी पार्टी के समय में वो हथियार बनते थे जिससे समाज आतंकित रहता था। और आप देख लीजिए किस तरह से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जो झूठा बयानबाजी कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव जी ने 60,000 करोड़ की 300 योजनाओं की घोषणा की। किसी के लिए कोई बजट नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 20% से भी कम जमीन अधिग्रहित थी, उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया। जबकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 90% जमीन अधिग्रहित होनी चाहिए। उसके बाद आप उसका सिविल टेंडर करते हैं। सिविल टेंडर कितने में किया? 15,000 करोड़ से ज्यादा में किया। हमारी सरकार ने इसको 11,000 करोड़ में बनाकर पूरा कर दिया। यानी कितना बचाया जनता का? 4,000 करोड़। अखिलेश यादव जी को असल छटपटाहट यही है कि जिस तरह से उन्होंने दलाली और जमीन आवंटन और जमीन के मुआवजे में उनके पूरे कुनबे ने पैसा खाया आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में, वो अवसर इनको यहां से चूक गया और ये 4,000 करोड़ जो जनता की गाढ़ी कमाई के बचे वो दूसरी जगह लग रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का चरित्र है झूठ बोलना। मुझे गोस्वामी जी की वो रामचरितमानस की लाइन आती है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना।
मतलब समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति झूठ, भ्रम, अहंकार और अराजकता पर केंद्रित है और समाजवादी पार्टी फिर से जनता को भ्रम में डालकर उत्तर प्रदेश का माहौल भी खराब करना चाहती है और उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को बिना पटरी के ठीक है। आनंद, मैं यहां आपको रोकूंगा। इसका जवाब हम लेंगे नासिर सलीम से, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा को फिर यहां पे थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। नवंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। मैं दोबारा जोड़ता हूं, मैं रोज तो इसी से जोड़ता हूं। अलाउ है तो आगे बढ़ाते हैं सिद्धार्थ कलंज जी के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नासिर सलीम अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। सिद्धार्थ साहब, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि कहते हैं कि जहां सड़कों का विकास होता है वहां पूरे क्षेत्र का विकास होता है। उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेस हैं, तो क्या दिखता है कि हाँ, ये डबल इंजन की जो सरकार रही है उसका फायदा सीधा उत्तर प्रदेश की जनता को हुआ है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास मेरी आवाज मिल रही है क्या? आज कल उसका लोकार्पण हो गया। तेजी के साथ गंगा एक्सप्रेसवे, देखिए इन सभी एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में अब तक बने हैं, इन सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि फ्रूटफुल परियोजना जो है गंगा एक्सप्रेसवे की है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से एक सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत तरह की परेशानियों, इससे पहले एक बार मायावती ने गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना को कॉन्सेप्टलाइज किया था, लेकिन उस समय जो है गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर, रिवर बेड के छेड़छाड़ को लेकर और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, उसमें एनजीटी का रोल आ जाता है, तमाम चीजें वो नहीं उस परवान चढ़ पाया था। और उसके बाद एक नए डीपीआर के साथ जब ये गंगा एक्सप्रेसवे, ये दोनों जगह पर एक ही पार्टी की सरकार होने की वजह से इतना लाभ हुआ कि बहुत तेजी के साथ उस एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी मिली और बहुत जल्द उस एक्सप्रेसवे परियोजना पे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उस पर काम शुरू हो जाए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर आप देख रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले 1-2 महीनों के अंदर हम उसको भी देख सकते हैं कि रोल ऑन हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। तो ये जो परियोजनाएं खास तौर पर सड़कों को लेकर तेजी के साथ जो कार्यान्वित हुई हैं, इनका असर उत्तर प्रदेश के, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इन्वेस्टर समिट करते हैं, बहुत एमओयू भी होते हैं। जब एमओयू जमीन पर उतरने की बात आती है तो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो रोड ब्लॉक रोड है जी। और अगर कनेक्टिविटी, क्योंकि हम रोड के नजदीक नहीं हैं, हम दूर बैठे हुए हैं, हमारे लिए बेटर कनेक्टिविटी वो सबसे ज्यादा जरूरत है। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि औद्योगिकरण की बातें होती थी, सपने दिखाए जाते थे, लेकिन कनेक्टिविटी के नाम पर कोई काम नहीं होता था। और ये भी बिल्कुल सच है कि जो लोग गोरखपुर
के रहने वाले हैं। गोरखपुर की दूरी लखनऊ में जहां हम बैठे हैं यहाँ से कुछ भी नहीं है, लेकिन ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ती थी लोगों को गोरखपुर तक जाने के लिए। तो कनेक्टिविटी का बुरा हाल था और कहने की बातें हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मैन पावर की समस्या होती थी या लॉ एंड ऑर्डर की होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत कनेक्टिविटी की थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जो है वो दूर से प्रणाम करके निकल जाती थी। तो कनेक्टिविटी के बेहतर होने से, और अब तो चूंकि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिला, देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश को मिला, उसके साथ अगर ये एक्सप्रेस वे इतने, तो कनेक्टिविटी कोई समस्या नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर होने के नाते बहुत सारे उद्यमों को पनपने का एक मौका मिलेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो लैंड पॉकेट्स हैं उनमें जिस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है, गोरखपुर से लखनऊ जो लिंक एक्सप्रेस वे है उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो योजना है, डीएमआईसी के साथ जो फ्रेट कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर की वजह से और कपल्ड विद एक्सप्रेसवेज, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा फर्टाइल फ्लोरिशिंग माहौल मिलता है उत्तर प्रदेश में, जिसका लाभ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा और दिखना शुरू भी हो गया है। आप देखें जिस कदर जो है डिफेंस कॉरिडोर में जो बड़े और मेजर और तुरंत जिसे कहते हैं कि किक स्टार्ट वाले जो प्रोजेक्ट आए, उन्होंने जो जमीन मांगी वो जमीन किन जगहों पर मांगी, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, ये तीनों जगहें वो एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हैं। तो इस तरह से जो है वो रोल ऑन होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो पूर्वांचल जहां उंगलियों पे गिनाए जाने वाले कुछ उद्योग काम होते थे वो अब बढ़ गए हैं। और आने वाले जी मैं रोकूंगा सर, यहाँ आने वाले समय में भी जाहिर सी बात है पूर्वांचल बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा, खासतौर पर एक्सप्रेसवे की सुविधाओं के साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर मिश्र। प्रेम, मैं आपसे वही सवाल आपसे लूंगा शुरू में, जैसे कि आनंद दुबे जी ने कहा कि सपा का फोकस जो था वो केवल इटावा और सैफई और कुछ ही इलाकों में रहा। आपको लगता है कि हाँ, इस एक्सप्रेसवेज के जो का जाल है उत्तर प्रदेश में जो बुना जा रहा है, जो बन रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसका भविष्य में असर क्या होने वाला है? हाँ जी, मैं बोल मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। हाँ प्रेम, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ ठीक है। देखिए जरा, देखिए ऐसा है कि जो कनेक्टिविटी होती है किसी भी प्रदेश की या किसी भी विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी लाइफ लाइन होती है। तो निश्चित तौर पे अगर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो विकास पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। हम पूर्वांचल के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके पहले तमाम वक्ताओं ने इस विषय पर बात की भी है, मैं सुन रहा था कि पूर्वांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक बड़ी आबादी का क्षेत्र होने के बाद भी अगर आप उत्तर प्रदेश की पूरी जीडीपी में अगर आप देखें तो पूर्वांचल का योगदान करीब 12 से 14% थी, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं था, यहाँ उद्योग नहीं था और यहाँ पलायन बड़े पैमाने पर था। तो ऐसे में अगर अब यहाँ एक्सप्रेसवे बनते हैं, उसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होते हैं, तो उसका सबसे कनेक्टिविटी का सबसे जो बड़ा फायदा यह है कि चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो या जो दूसरे बड़े सेंटर जो उद्योग का गढ़ है, जो मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ है या जहां बड़े बाजार हैं, वो सीधे सीधे दूसरी श्रेणी के तीसरी श्रेणी के शहरों से जुड़ते हैं, जिसमें पूर्वांचल भी शामिल है। तो निश्चित तौर पे ये कनेक्टिविटी इस मामले में महत्वपूर्ण है। रही बात इसको लेकर राजनीति की, तो राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे होते हैं। निश्चित तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अखिलेश यादव चुनाव के 2017 चुनाव के ठीक पहले करके गए थे। हालांकि उसको लेके अपने सवाल हैं कि जमीन का अधिग्रहण कितना था, उस समय शिलान्यास करने की जो बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए वो पूरी थी या नहीं थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण यह है कि ये जो पूरा इलाका है, आप लखनऊ से जब आप बढ़ते हैं, आप बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और आगे यही है कि इसको बलिया तक जोड़ने की भी बातचीत है चल रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लिंक किया जा रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से क्षेत्र के लिए ये बड़ा कदम है, क्योंकि आज भी आप अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए और जो सामान्य माध्यम में अयोध्या होके अम्बेडकर नगर के रास्ते से अगर आप जाइए तो आजमगढ़ पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं और बलिया पहुंचने में करीब 10 से 10.5 घंटे लगते हैं, गाजीपुर पहुंचने में 10 से 10.5 घंटे लगते हैं, और आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये दूरी 3 से 3.5 घंटे में तय करते हैं।
दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी 6 से 7 घंटे हो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बड़े उद्योग हैं, जो बाजार हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, इनकी कनेक्टिविटी इन जगहों से बेहतर होगी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पूर्वांचल तमाम स्थानीय उत्पादों का एक बड़ा हब है, जिनके लिए एक अगर बेहतर बाजार मिले तो उसको उत्पादकों को भी उसका बेहतर दाम मिल सकता है और साथ ही इस क्षेत्र में भी खुशहाली और विकास में उसका योगदान हो सकता है। तो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से निश्चित तौर पे पूर्वांचल जो है देश के दूसरे बड़े हिस्सों से कनेक्ट हो सकेगा। तो कुल मिला के विकास के मानकों पर अगर हम बात करें, पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास की बात करें, तो उस दिशा में निश्चित तौर पे एक्सप्रेसवे एक अच्छी कवायद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करने की कवायद चल रही है। एक बड़ी आप ये कवायद है। देखिए कि आज के ठीक है प्रेम, मैं यहाँ रुकूंगा आपको। आज की तारीख में बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। चर्चा को एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। अपने मेहमान उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर शशांक के साथ। शशांक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। शशांक, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 2 दशकों को अगर हम देखें तो लखनऊ के आसपास कोई नया औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अब चूंकि पूर्वांचल जो अभी तक विकास की धारा से, मुख्य धारा से जूता रहा है, इससे कितना इंडस्ट्री को फायदा होगा? खास तौर पर मैं एमएसएमईज की बात करूंगा आपसे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। और सर, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी? हाँ शशांक, आप कंटिन्यू। सर देखिए, आप ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और जो सरकार ने जो प्रोड्यूस करके दिया है प्रोडक्टिविटी, ये इसका हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हैं और एमएसएमई में कॉम्पिटिटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि अगर हम कॉम्पिटिटिव 10 रुपए की चीज अगर हम 9 रुपए में दे सकते हैं तो मार्केट में रहेंगे। तो सर, अगर हम वैसे हर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपको बहुत लंबी सी लिस्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की दे सकता हूं, बट मैं आपको एक बहुत ही प्रोडक्टिव और एमएसएमई जिसको मैं बिलोंग करता हूं, मैं वो बता सकता हूं। कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप घर लेने जाएंगे तो आप लैंड खरीदेंगे तो एक जगह जमीन आपको करोड़ रुपए की मिलती है और एक जगह आपको वही जमीन आपको 10 लाख में मिल जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एक पक्ष आदमी को 1 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है और एक पक्ष 10 लाख रुपए कमा के दे रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो एक्सप्रेसवे है, ये इस इनडिफरेंस को जो डिफरेंस है इसको इक्वलाइज करके देगा। आप सोचिए कि जो डबल इनकम की बात होती है इन एवरी सेक्टर, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में मिले, एसएमई मिले या किसी में मिले, रियल एस्टेट में ले लीजिए या किसी में ले लीजिए, रेवेन्यू जनरेट होना बहुत जरूरी है, जिसको कैश फ्लो कहते हैं।
ये दोनों, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे एमएसएमई के हो, चाहे वो बड़े उद्योग में हो, इसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत रहती है। तो सर, और आप देखिएगा ये जो पूर्वांचल हम जब भी कहते हैं तो सबके दिमाग में आता है कि वो बड़ा पिछड़ा हुआ होगा, बट सच्चाई ऐसी नहीं है। पूर्वांचल बहुत स्ट्रांग था, बट इसको कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैक्सिमम चीज आप देखिए कि वो बहुत जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकली, सोशली और इंडस्ट्री ऑलरेडी वहां पे डेवलप्ड है, बट वो कनेक्टेड नहीं है, तभी हम विजुअलाइज नहीं कर सकते उसको। हम देखना बंद कर देते हैं, सोचते कॉम्पिटेटिव मार्केट में आगे, जैसे वहां से अगर टमाटर चलेगा तो लखनऊ आने में 2 दिन लगता था, बट अब आप ये विश्वास करिए कि आप जब तक सो के उठेंगे तब तक वो टमाटर लखनऊ आ चुका होगा, और अगर दिन के लंच तक आप इंतजार करेंगे तो वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी, और ये सही रेट में पहुंचता है। जैसे आप टमाटर को अगर आप वहां रोक दीजिए 2 दिन के लिए, तो उसका कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस ऐड हो जाएंगे, तो वो चार्जेस ऐड आखिरी में कस्टमर को पे करना पड़ेगा, जिसमें बहुत से लोगों को परेशानी है। बिजनेसमैन को अलग है, ट्रांसपोर्टेशन को अलग है, सरकार को अलग है, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब कम से कम जो रियल बायर है वो लखनऊ तक आ सकता है वो बेचने, अगर प्रोडक्टिविटी मिले। अब दूसरा सेक्टर लेते हैं सर हम, हेल्थ में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एमएसएमई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के लिए भी ये टास्क है, तभी चाहती है कि स्टार्टअप इसमें आए। मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए, अब जो महिला जो अगर प्रेग्नेंट है, अगर उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी सी भी समस्या है, तो आप सोचिए हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सर जो एम्बुलेंस है वो फ्रीक्वेंट ऑफ मिनट्स या आवर्स में पहुंच जाएगी, उसको हम हर लेवल पे हैंड होल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर थोड़ी बड़ी समस्या हुई तो हम रिसेंट बहुत ही पास के जिले में जहाँ पे सरकारी बड़ा अस्पताल होगा उसको हम बहुत क्विकली पहुंचा सकते हैं। अगर हमें जिला वहां से पता लगता है कि नहीं बहुत थोड़ा बड़ा है, इसको बहुत जल्दी देखना पड़ेगा, तो सोचिए हम अगर प्राइवेट बड़ा मेदांता तक ला सकते हैं, हम अपोलो तक ला सकते हैं, हम लोहिया तक ले जा सकते हैं सिर्फ 3 से 4 घंटे में। जब तक हम परेशानी को डिस्कस करते हैं तब तक हम पहुंच जाएंगे, और तब भी हमें लगता है कि नहीं अभी इससे भी बड़ी समस्या है और हमें इसको टेक ओवर करना है, तो 6 से 7 घंटे में अगर ठीक से चलते हैं एम्बुलेंस की स्पीड से, तो हम दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा तक हम टच कर ले जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी इंटेंशन होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इसके कॉम्पिटिटिव बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसको हम समझाने बैठेंगे। अब जैसे आप देखिए कहीं से भी हाईवे जाता है, आप सोचिए हम लोग बोलते हैं मेट्रो हमारे बगल से निकला है तो 10% 20% एप्रिसिएशन हो जाता है आपके रियल एस्टेट रेवेन्यू में, जिसको हर तरफ मिलता है। तो आप सोचिए आपके तरफ से एक्सप्रेसवे निकला है, तो दैट्स अ वेरी बिग डील एंड इट्स अ बिग प्रोटेक्टिव एंड लैंडमार्क प्रोजेक्ट व्हिच इज बीइंग फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड। शशांक, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और लूंगा। शशांक, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश में है, काफी बड़ी संख्या है एमएसएमईज की, मैं उसकी एक संख्या जानना चाहता हूँ कि कितना एमएसएमई का जो सेक्टर है उसके साथ साथ जो उनसे जुड़े लोग हैं, कितना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा मिलने वाला है, खासतौर पर अगर मैं रोजगार की बात करूं तो। सर देखिए, मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, रोजगार की भी बात करूंगा और बिजनेस की भी बात करूंगा। एमएसएमई देखिए, एमएसएमई क्या है, हमारे और आपके बीच से आए हुए लोग जो कभी ये सपना देखते हैं कि हम अपने घर को सही समर्थ बना सकेंगे, सरकार को समर्थ बना सकेंगे, अपने कंट्री का प्रोडक्टिविटी ला सकेंगे। ये एक छोटा सा ख्वाब होता है जिसको बड़ा देखता है। अब आप सोचिए कि उन्हीं 6-7 जिलों में से कितने बच्चे ये एमएसएमई की यूनिट डाल सकेंगे, ओडीओपी स्कीम्स के अंडर आ सकेंगे, मुख्यमंत्री की स्कीम्स के अंडर आ सकेंगे, और गांव में जो 5-6, तब मैं मिनिमम मानता हूं कि अगर वो 12 एम्प्लॉयमेंट भी दे जगह, और अगर 50 अगर एमएसएमई खुलती हैं, और मैंने आपको बताया रिवर्स में भी कॉम्पिटिटिवनेस, रिवर्स में बिजनेस के लिए भी है। अगर लोहा सही टाइम पे पहुंच गया तो वो रेट फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर जैसे 1 रुपया आज कमोडिटी का रेट है लोहे का, अगर 10 रुपए रेट है, और अगर वो सही टाइम पे पहुंच जाता है तो 10 ही रुपए में हम उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे, कॉम्पिटिटिव में रेट दे सकेंगे। अब देखिए, आपको दिल्ली, बॉम्बे, गाजियाबाद, नोएडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर के गांव में आप इंडस्ट्रियल सेक्टर डाल के हम उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात आपने शशांक कही कि खासतौर पर जो उद्योगपति थे दूसरे जिलों में या दूसरे शहरों में या दूसरे प्रदेशों में चले जाते थे, वो अब दूसरे प्रदेशों में न जाकर के उत्तर प्रदेश में ही अपना निवेश करेंगे, और जाहिर सी बात है निवेश होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो लोगों को काम मिलेगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को
2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम सपा प्रवक्ता नासिर सलीम के साथ। नासिर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे। उनका साफ कहना है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी का विकास के लिए फोकस रहा है वो केवल सैफई और इटावा तक ही रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा अपने पैनल पे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ना कि हमारी पार्टी। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा और वो उदाहरण इस प्रकार के हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी 2012 और 17 के बीच 5 साल, मैं मानता हूं कि जनता को हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए कि 2017 में हमको वापस सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और कुछ कमियां रही होंगी और मैं उसको मानता हूं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप किसी विषय पे भी बात कर लें, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो रोड्स का मामला हो, चाहे वो एक्सप्रेसवेज का मामला हो, चाहे वो जो कानून व्यवस्था जिसमें हमने टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जोड़ी हमने हमारे 2016-17 के बीच में जब तक हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, और हमने कई ऐसी चीजें हमने जोड़ी। और मैं आपके सामने एक और रखना चाहूंगा आप सबके बीच, अगर आप दूध के उत्पादन की बात करें, कृषि की बात करें, दूध का उत्पादन सबसे चरम पे पहुंचा तो वो अखिलेश जी की सरकार में पहुंचा। अमूल के प्लांट लगे, 2 सबसे बड़े अमूल के प्लांट अगर लगे तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार में लगे 2012 और 17 के बीच में। अगर रतन टाटा जी ने, जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं भारत देश के और जाने माने दुनिया भर में है उनका नाम, उन्होंने एक बात आके बोली और मैं आपके सामने वो कह रहा हूं जो चीज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सारी मीडिया के सामने पेश हो चुकी हैं चीजें। रतन टाटा साहब जो टाटा के उद्योगपति में माने जाते हैं, जो सबसे दुनिया में सबसे मशहूर उद्योगपति, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने ये बात बोली कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रगति हुई है 2012 और 17 में, वो सामने दिख रहा है। ठीक है। तो विकास, तो जहां का विकास का मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, और मैं पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ आपके सामने ये रखना चाहूंगा पॉइंट, ये पहली सरकार होगी भाजपा की जो दूसरे सरकार, जो पिछली सरकार थी इससे पहले, उन्हीं के सारे काम को अपना काम कह के इसका शिलान्यास पे शिलान्यास करती आ रही है, उद्घाटन पे उद्घाटन करती आ रही है। आप जब आपकी सरकार 2012 में बनी तब आपने पूर्व की मायावती सरकार की महामाया योजना का नाम बदलकर आपने उसको किया। अंबेडकर पार्क लखनऊ में था, उसकी शुरुआत, उसका डीपीआर बसपा सरकार में बना, लेकिन उसको भी आपने कहा कि नहीं हमारी योजना है। तो इस तरह से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी लेकर के यही बात आप कह रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, डबल स्टैंडर्ड आखिर क्यों? नहीं, मैं आपको बताए तो देखिए, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आप हमारा संकल्प पत्र देखिए 2012 में और इनका संकल्प पत्र 2017 में। ठीक है। जाहिर बात है, देखिए ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, बिल्कुल, मगर
2012 में जब सरकार हमारी बनी, हमने तो उसका नाम, चलिए हमने नाम चेंज कर दिया आप कह रहे हैं, मगर हमने उसका क्रेडिट तो नहीं लिया। ये आपके और सबके बीच में है कि वो मायावती जी ने ही काम किया था, बहन मायावती जी ने, ये सबको पता है, ये कोई छुप नहीं सकती बात। मगर जहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, 16 दिसंबर 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था पूर्व रक्षा मंत्री जी के सामने, नेताजी के सामने। सलीम, सबको पता है, इसका डीपीआर लग गया था। जल्दी से आनंद दुबे, जल्दी से। देखिए 2016 में बिना जमीन के अधिग्रहण के शिलान्यास कर देने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बन जाता। पहली चीज, इनके उदाहरण दे देता हूं मैं। रामनगर का एक पुल था जो रामनगर से बीएचयू को जोड़ता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसका ऐलान किया, शिलान्यास किया, कोई बजट नहीं दिया। मुलायम सिंह की सरकार चली गई, फिर बहन जी की सरकार आई, बहन जी ने कोई बजट नहीं दिया। उसके बाद फिर अखिलेश जी की सरकार आई, अखिलेश जी ने कोई बजट नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने उस पुल को बनाने का काम किया। लहरतारा फ्लाईओवर बनारस में था, बहन जी ने उसके लिए उसका ऐलान किया, लेकिन कोई बजट नहीं दिया। अखिलेश जी की सरकार चली गई, उन्होंने भी बजट नहीं दिया। हम आए तो हमने उस पुल को बनाने का काम किया। इन्होंने दिल्ली से सहारनपुर हाईवे का ऐलान किया, पूरा हाईवे कागज में बन गया। 445 करोड़ रुपया ये डकार गए, जिसकी अभी जांच चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा रिवर फ्रंट में 1500 करोड़ रुपए का बजट था, काम खत्म हो गया, 60% काम ही हुआ, पूरा बजट खत्म हो गया। इस तरह से ये लोग काम करते थे, इस तरह से ये लोग योजनाएं चलाते थे, और इस तरह से ये लोग उत्तर प्रदेश का विकास करते थे। पूरे जवाब ले लीजिएगा और सफाई कुंबे में तिजोरी भरने का काम चलता। ठीक है नासिर। देखिए, इन्होंने कई उदाहरण दिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, कोई भी इंक्वायरी सामने नहीं आई है, ये जनता को गुमराह करने और झूठ वाली बातें हैं बार बार जो मीडिया के सामने ये प्रवक्ता रखते हैं। अगर 4.5 साल हो गए, 3 महीने बचे हैं केवल इस सरकार को, अगर कुछ सामने आया होता तो अभी उस पर जांच पड़ जाती और उसका रिजल्ट भी सामने आ जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूंगा। नहीं, मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बोल दूंगा। देखिए, ये उदाहरण दे रहे थे, मुझे ये बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नोएडा सैमसंग की फैक्ट्री, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन्होंने तो सारे शिलान्यास कर दिए। ये बताएं, डीपीआर, ये एक विजन थी, अखिलेश यादव की एक विजन थी कि हम दिल्ली को गाजीपुर तक जोड़ेंगे। अरे आप अपना संकल्प पत्र क्यों नहीं पढ़ के बताते हैं आपने क्या लिखा और आपने क्या करके दिया? 2012 में हमारी संकल्प पत्र में लिखा था कि हम एक्सप्रेस में जोड़ेंगे, आप तो नहीं कर पाए। आपकी सरकार में तो हवाबाजी हुई। एक भी आपने अगर बिजली का उद्घाटन, बिजली का उत्पादन किया हो कहीं पे भी, तो उसका मैं जवाब मांग रहा हूँ। आप जवाब जनता के सामने बीच में जवाब दीजिए। ग्राम सड़क योजना, दूसरी चीज, आप ये बताएं, आपने इतनी इंक्वायरी लगा दी, इससे पहले 2016 में इसका शिलान्यास हो गया था। आपने अभी तक क्या 4.5 साल क्यों रोक रखा? आपने क्यों नहीं किया इसका काम? आपने 3 साल लगा दी। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, 8 लेन से 6 लेन का इन्होंने कम कर दिया। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेसवे एक क्रेडिट लेने की होड़ है, आप भी उसमें हैं। प्रियंका भी लगातार तंज कसती रहती हैं। कल प्रियंका ने एक्सप्रेसवे को लेकर भी तंज कसा। आखिर क्या है ये सब? उमाशंकर, हाँ, मैं उमाशंकर से ही सवाल ले रहा हूं। उमाशंकर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उमाशंकर, शायद उमाशंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उमाशंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सलीम, आप अपना कंटिन्यू करिए। नहीं, देखिए, मेरा बस बहुत सिंपल सा पॉइंट था। मैं बार बार यही बोलूंगा कि 2012 का जो संकल्प पत्र था समाजवादी पार्टी का, वो सारे प्रोजेक्ट आज होके कंप्लीट हुए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट थे। इनमें सब में समय लगता है। आप ये बताएं कि इनका जो भाजपा का संकल्प पत्र था 2017 में, उसमें से कितने वादे पूरे किए? मैं आपको गिनवा देता हूं। इन्होंने कहा कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे, कहां हुआ? उल्टा महंगाई चरम पे आ गई। इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आपके सामने बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था गुंडा राज चल रहा है। 312 विधायक है भाई साहब इनके, जो भाजपा के, उसमें से 114 ऐसे गंभीर आरोपों में उन पे लगे हुए हैं इनके विधायक पे। तो ये गुंडाराज की क्या बात करते हैं? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कुलदीप सेंगर हो गए, कुलदीप सेंगर हो, कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं। इन्होंने कहा कि हम गुंडाराज हटाएंगे, उन्हीं को लड्डू भिजवाते हैं। ये जब वो जेल में थे तो ये लड्डू भिजवा रहे थे। और ओपी राजभर साहब जो आज हमारी पार्टी में आ गए, वो ये कहते हैं इनके बारे में कि हमें पता है, जब मैं योगी जी के साथ था तो हम देखे थे कितनी लड्डू के डब्बे जाते थे जेलों में।
तो देखिए सच बात यह है कि संकल्प पत्र पे अगर बहस करें और अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही विकास हुआ। वो विकास हुआ जिस पे हमारी सरकार ने शिलान्यास किया था और हमने उसको आगे बढ़वाया था। इनसे एक जवाब पूछ लीजिए, बिजली का उत्पादन की अगर कोई इन्होंने उत्पादन करी उत्तर प्रदेश में, इनसे जवाब पूछिए, जवाब ले लें कि जवाब नहीं बता पाएंगे। और जहां तक झूठी की राजनीति है, की राजनीति ये करते हैं, हर चीज अपना नाम लगा के अपने नाम पे करवा देते हैं। सलीम प्लीज, सरकार जो है बहुत विफल हो चुकी है पूरी तरह। खासतौर पर पूर्वांचल को लेकर के मेरे एक सवाल है सिद्धार्थ कलहन जी से। सिद्धार्थ जी, एक मैं बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि मैंने ये देखा है कि मैं कई सालों, मैंने 18 साल हो गया पत्रकारिता करते हुए, कई सरकारें मैंने देखी। सरकारों, उन सरकारों में खासकर पिछली सरकारों को अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या पूर्वांचल में से आने वाले लोगों की बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन पूर्वांचल का विकास आज भी उतना ही रहा। ये प्लस पॉइंट तो जरूर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लिए जो संसदीय क्षेत्र चुना वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। तो आप जिस डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो डबल इंजन यहाँ जो है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शॉट इन द आर्म जो है, वो वहाँ ये स्थिति है कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी पूर्वांचल से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से पूर्वांचल के फोकस विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। फिलहाल चर्चा को हम यहीं पे देंगे विराम। अपने पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साथ अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। तो कार्यक्रम को फिलहाल यहीं पे देते हैं विराम। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।